हमारे पास कहते हैं जी डेबिट इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अगर आप लोगों ने अकाउंट्स में बैचलर या मास्टर या कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, या इंटरमीडिएट ही किया हुआ है जो है ना कॉमर्स में, तो आपको अपने शोबे के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे शोबे में जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग डेबिट क्रेडिट बार बार कहते हैं, ये दरअसल डेबिट लफ्ज़ कहाँ से निकला है, लैटिन से निकला है। और डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड, सेकंड है हमारे पास डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेबिटम, मीनिंग अब ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, कौन से लफ्ज़ से, डेबिटम से। उसका मतलब क्या है जी, व्हाट इज ड्यू, यानी कि जो कुछ आपका रहता है, ठीक है, यानी कि लोगों पे जो कुछ आपका कर्ज रहता है वो आपका जो है ना डेबिट है। अच्छा सेकंड है हमारे पास जी, थर्ड है हमारे पास कहते हैं जी क्रेडिट कम्स फ्रॉम क्रेडिटम, मीनिंग्स समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और लोन। बात समझ गए। तो क्रेडिट कहाँ से आया जी, हमारे पास पहले ही इसका ऑप्शन है कि जी समथिंग इंटरेस्टेड टू अनदर और लोन, यानी कि किसी को आप लोग लोन देते हैं या कुछ जो है ना लेट आउट कर देते हैं कि जी कि वो आपको बाद में पे करेगा। अच्छा फोर्थ है हमारे पास कहते हैं जर्नल फ्रॉम द वर्ड फ्रेंच वर्ड जोर, विच मीन्स, अब ये जो जर्नल ये कहाँ से आया जी, हमारे पास फ्रेंच एक वर्ड है और इसका मतलब क्या है जी, पहले ही हमारे पास है डे, यानी कि मॉर्निंग नाइट ईयर वगैरह नहीं है, बल्कि क्या है हमारे पास डे है। अच्छा आगे हमारे पास जी फिफ्थ है कहते हैं द टर्म लेजर्स टर्म्स फ्रॉम इंग्लिश डेलिकेट्स फॉर्म लिगन और लेगन, मीनिंग लेजर जो हम लोग बार बार कहते हैं जी अकाउंटिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब दरअसल क्या होता है जी, टू लाई और ले, यानी कि रखना किसी चीज़ को, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है ऐसी चीज़ें। अच्छा सिक्स्थ है हमारे पास कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस कैन बी डिवाइडेड, ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी, एक पिक्चर ऑफ योर अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी या पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंसेस अपर एंड लोअर बैलेंस क्या कहते हैं जी, पहले ही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंसेस कहते हैं। अच्छा सेवन है हमारे पास कहते हैं जी बैलेंस शीट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट, बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें आपके एसेट्स, आपके लायबिलिटीज, आपके कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले ही इसका आएगा जी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, स्टॉक होल्डर्स, इक्विटी वगैरह। और सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एक्सपेंसेस और एसेट्स बिल्कुल ये भी ठीक नहीं होगा। डी भी हमारे पास इसका पहले ही है, जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल आपके जहन में होगा ना बैलेंस शीट का, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसमें आप अंदाजा करें, उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी वगैरह होता है। अच्छा एट है हमारे पास कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अच्छा ये जो सारी चीज़ें अब तक मैंने बनाई है ना, ये पिछले जो है ना टेस्ट में आ चुकी हैं और दो तीन दफ़ा आ चुकी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में आती हैं। अच्छा इसका सही सीक्वेंस क्या है जी अकाउंटिंग का, अगर आप लोग अकाउंटिंग के डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका पहले ही है कि आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप रिकॉर्डिंग शुरू करें फिर बाद में फाइनलाइजिंग या सी, जिस तरह हमारे पास है ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। पहला है सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में देखना चाहते हैं कि जी ट्रांजैक्शन दरअसल होता क्या है, तो आप लोगों ना बिगनर सीरीज़ इसी चैनल पे है हमारे जो है ना अकाउंटिंग की बिगनर सीरीज़, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोग समझ जाएं कि जी अकाउंटिंग काम कैसे करता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप उसके 10 जो वीडियोज़ हैं आप सारी देख लें तो आप अकाउंटिंग के बहुत सारी चीज़ों में आप मास्टर हो जाएंगे। अच्छा नाइन्थ है हमारे पास, ये कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखें गवर्नमेंट के अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक होता है जी, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। वैसे तो आप अकाउंटिंग ईयर कोई से भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइवेटली काम करें तो कोई से भी रख सकते हैं, लेकिन टैक्स ईयर याद रखें हमेशा टैक्स कब से कब तक होता है जी, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका अकाउंटिंग ईयर भी यही होता है, ठीक है। अच्छा 10th है हमारे पास जी कहता है टैक्स आईडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी आइडेंटिफाई। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैक्स जो आईडी होती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस तरह आम लोगों की एनटीएन और एसटीआरएन होता है ना, सेल टैक्स में एसटीआरएन होता है आम लोगों का, वैसे एनटीएन होता है। तो गवर्नमेंट का क्या होता है एफटीएन। एफटीएन से मुराद क्या है जी, फ्री टैक्स नंबर, बात समझिए। और ये खुद ब खुद विद होल्डिंग एजेंट्स भी होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा 11th क्या है जी कि मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो याद रखिए जी मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग किसने इंट्रोड्यूस किया था जी, लोको पिक्योली ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये और अकाउंटिंग का डे कब होता है ये भी आप लोग याद रखें कि अकाउंटिंग का डे 10 नवंबर होता है। अकाउंट्स का डे जो मनाया जाता है वो 10th नवंबर मनाया जाता है। अच्छा वो हमारे पास 12 है जी कहते हैं जी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अकाउंटिंग पीरियड। तो याद रखेंगे आर्टिकल 260 होता है, ये आप लोगों ने जो है ना जेहन में रख लेना है। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तो आप लोग अपने जेहन में रख लें कि इसके लिए आर्टिकल 260 होता है जो कि अकाउंटिंग ईयर से डील करता है। अच्छा 13 है जी कहते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर्स आर पास्ड बाय। जिस तरह हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के जो सारे अखराजात वगैरह होते हैं ये कौन पास करता है जी, पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूवल देता है जी कि कब जो है ना इलेक्शन होंगे कब नहीं होंगे। अच्छा 14 क्या जी कहते हैं जी एक्सपेंसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन। एक्सपेंसेस हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, या कैश या कमिटमेंट बेसिस। कमिटमेंट बेसिस से हमारा एक्रूवल बेसिस है, ठीक है।
अच्छा 15 है हमारे पास, कहते हैं कि रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ऑन, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेवेन्यू हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे। ये गवर्नमेंट इदारों की बात हो रही है, गवर्नमेंट में हमेशा कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। गवर्नमेंट किसी के साथ उधार नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं आप मुझे बाद में पैसे दे देना, नहीं, गवर्नमेंट हमेशा कैश बेसिस पे जो है ना काम करता है। अच्छा 16 क्या जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सी जो है ना अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, वो मॉडिफाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, कोई अप्रूवल वगैरह कोई कमिटमेंट बेसिस नहीं करता, बल्कि मॉडिफाइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से क्या मुराद है, खुद किसी से लेता है तो उसको जो है ना कमिटमेंट करता है, अगर लेकिन किसी पे इसका रहता है तो ये फिर कैश में काम करता है। ठीक है, इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी पे पैसे रहते हैं तो उससे कैश में लेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे किसी के रहते हैं तो फिर ये कमिटमेंट करता है। ये तमाम दुनिया में ना ये रूल होता है। अच्छा 17 क्या है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड, तो याद रखें चार्ज और वोटेड दोनों होते हैं, यानी कि चार्ज और वोटेड से मुराद क्या है कि आम एक्सपेंसेस जो कि MPS MNS वगैरह को दी जाती हैं, या फिर जो स्पेशल अप्रूवल्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अच्छा 18 क्या है जी, कहते हैं गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं इसमें एडजस्टमेंट आप किसकी मर्जी से कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वगरना आप इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा 19 है हमारे पास जी, कहते हैं ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज अकाउंटेबल टू, याद रखें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट होता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं होता, वो किसी को जवाबदेह नहीं होता सिवाय प्रेसिडेंट के, और अपॉइंट भी उसको प्रेसिडेंट ही करता है। अच्छा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज कंप्राइज ऑफ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप लोगों को ज़हन में होगा ये एक इदारा होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है, हर जो है ना जब नए इलेक्शन होते हैं तो एक नया इदारा बनता है। ये तो आपको पंजाब के बारे में पता होगा, उसका हेड आजकल जो है ना वो सैयद यावर बुखारी साहब है। ठीक है, तो और इसमें ना MPS और MNS दोनों होते हैं, इसमें कोई सिविल सर्विस ऑफिसर नहीं होता, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में यही लोग होते हैं और यही सारे पब्लिक्स को चेक करते हैं कि जी कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, कहाँ पे फंड लग रहे हैं, कहीं पे नहीं लग रहे। अच्छा 21 है हमारे पास ही, कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवेलप्ड बाय, जिसे हम गैप कहते हैं। हम अक्सर होगा जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम गैप बार बार एक लफ्ज़ कहते हैं GAAP, तो वो यही होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। ठीक है, FASB इसको कहा जाता है, अमेरिका में ये वो बनाता है। अच्छा 22 हमारे पास कहते हैं कि इन पेवर सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो याद रखिए जब सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, BCom के लेवल पे अगर आप लोगों ने किया, या ICom में भी लोग पढ़ते होते हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट करते हैं कॉमर्स वगैरह में, या DCom जिन लोगों ने किया उनको पता होगा कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल होता है, यानी कि बंदे का अकाउंट सिर्फ इस्तेमाल होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, सेल्स लेजर और परचेज लेजर वगैरह कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छा 23 है, कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब डबल एंट्री आप लोगों को पता होगा, हर एंट्री की हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डाला करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो उसमें रियल नॉमिनल और पर्सनल सारे अकाउंट होते हैं। अब आप लोगों को बताऊं जो है ना आप लोग के रिमेंबरिंग के लिए कि रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट एसेट्स के अकाउंट होते हैं, उन तमाम को रियल अकाउंट्स कहा जाता है, और नॉमिनल जो एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनल अकाउंट, जिस तरह डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। और सी पर्सनल अकाउंट से मुराद वो तमाम अकाउंट्स हैं जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो डबल एंट्री में सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा 24 है, कहते हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेटवर्क मेथड इज आल्सो बार, तो आप लोगों को पता होगा जब हम नेटवर्क जो है ना मेथड होता है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करते होते हैं। अच्छा 25 है हमारे पास, कहते हैं जी विच मीटिंग इज हेल्ड वंस इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी। आप लोगों को पता होगा ये स्टेचुटरी मीटिंग होती है। स्टेचुटरी मीटिंग यानी कि तीन महीनों के बाद और 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इस मीटिंग को हर सूरत कंडक्ट करना होता है, और ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है, तो ये ना साथ में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी याद रखें। 26 के हमारे पास कहती है विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस डील विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो याद रखें जी आप लोगों ने हर सूरत अपने पल्ले बांध लेना है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से मुराद क्या है, कि रिवैल्यूएशन से मुराद ये कि आप एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, हर अकाउंटिंग ईयर्स के आखिर में आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं कि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। अब ये क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप अपने बुक्स को ट्रू एंड फेयर जो है ना रिकॉर्ड कर सकें, ट्रू एंड फेयरली उसको प्रेजेंट कर सकें। तो ये सेक्शन 235 है जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। अच्छा 27 है जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता है जी CGS कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आपके पास CGS होता है। ठीक है, वैसे हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस CGS करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, तो इसी फार्मूले को आप लोग उलट कर लें तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू CGS आता है। अच्छा 28 क्या है जी, कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, ये हमेशा 18 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने कंडक्ट करनी होती है हर साल। ठीक है, यानी कि 12 महीने का आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया तो 6 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने, जैसे ही अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म होगा तो आप लोगों ने जो है ना AGM करना होता है।
अच्छा 29 है हमारे पास फॉर फाइंडिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो याद रखें जी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r% की पावर एन, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है। अच्छा 30 हमारे पास क्या जी, कहते हैं लॉस अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन पे होती है, यानी कि रिवैल्यूएशन हो गई, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो गई, तो वो रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, याद रखें ये कहीं पे P&L पे नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बैलेंस शीट में नहीं जाता, बल्कि कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट में जाता है। अच्छा 31 हमारे पास क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसमें IAS 2 डील करता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, वो जो है ना इसमें डील करता है, इन्वेंट्री में डील करता है। तो हम लोग इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो लोअर होगा उस पर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते हैं। अच्छा 32 हमारे पास कहते हैं एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो याद रखें अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन रिसीव कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होती बल्कि कैपिटल रिसीट होती है, ना उसको ग्रांट कहते हैं ना डोनेशन कहते हैं, बल्कि उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं और उसको बैलेंस शीट में डालते हैं। अच्छा 33 हमारे पास ही कहते हैं डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज ट्रीटेड इन, याद रखें वो बैलेंस शीट में जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्या होता है, हमारे पास एसेट होता है, ठीक है, हमारे पास पेटी कैश होता है लेकिन होता तो एसेट ही है ना, कैश आपके पास पड़ा होता है, ठीक है। 35 क्या है जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ, जो BRS होता है ये किसका पार्ट होता है जी, ये कैश बुक का पार्ट होता है। और इसका मकसद क्या होता है BRS का, उसका मकसद ये होता है ताकि हम लोग अपने दोनों बैलेंसेस को, पासबुक के बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको आइडेंटिफाई कर सके कि डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। इंशाल्लाह आगे चल के ना आपको BRS ये सारी हर टॉपिक पे ना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी सारे MCQs बनाऊंगा और आप लोग उसको जरूर देखें। 36 क्या है जी कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉमिनल प्रॉफिट इज कॉल्ड, जो सॉरी ये नॉमिनल नहीं है, दरअसल नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट है, ये गलती से नॉमिनल लिखा गया लेकिन ये है नॉर्मल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है जी, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को ना ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ जी हमें इससे फ़ायदा भी हो रहा है। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसको ना सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दुआओं में याद रखें।